नगार साहब, अकरम शेख साहब को तो पूरा पाकिस्तान अकरम शेख साहब को मुमताज तरीन कौन नहीं जानता जी, लॉयर्स। और इनके साथ मेरी भी आज पहली मुलाकात है। राणा साहब, अकरम खान साहब चेयरमैन बार काउंसिल हैं पंजाब बार। मैं सिर्फ ये अर्ज करता हूँ कि ये वोकला हजरात को ये बता दें कि मैं रिटायर्ड थानेदार हूँ, मुझे मारने की कोशिश न करें वोकला हजरात से। अच्छा, ये वोकला का लफ्ज मुझे लगता है कोई हथियार के तौर पे। मेरा जो इम्तियाज है ना, वो ये नहीं कि मैं मुमताज वकील है। मेरा इम्तियाज ये है कि मैं जनाब हसन निसार साहब दा बचपन का साथी है जी जी। और मेरे 45 वरे जेड़े ने वो मेरे नाल बैठे ने। वो मुझे तो आपसे ये खुशी है कि मैंने आपको कभी पुलिस को मारते नहीं देखा, ये बड़ी अच्छी बात है। शेख साहब ये बताएं कि 18वीं तरमीम तो अपने मंतकी अंजाम पे पहुंच ही गई है। जुडिशल कमीशन पे जो तहफ़्फ़ुज़ात आपके कम अज़ कम ज़ाती, आप कैसे इसको देखते हैं? और हसन निसार साहब, ये जो जुडिशल कमीशन है ना, ये आपके इल्म में है। मैंने इसके बारे में रज़ा रब्बानी साहब को एक तहरीरी ख़त लिखा और मैंने उनकी खिदमत में नेक नीयती से ये दरख्वास्त की कि ये आपके मैंडेट से मुतजाविज़ है। आपको मैंडेट मिला है दस्तूर के अंदर की गई तहरीफात को ख़त्म करने का। आमिरों ने, गासिबों ने और जाबिरों ने इस मुल्क के दस्तूर का जो अपमान किया है, आपको मैंडेट है कि उसको ख़त्म कर दें। जो डेंट डाले गए थे वो उसकी डेंटिंग पेंटिंग करें, हरफ़े गलत की तरह मिटा दें। ठीक, आपको नया दस्तूर लिखने का कोई मैंडेट नहीं दिया। और ये जो दस्तूर, ये पार्लियामेंट है, ये सुप्रीम है, लेकिन इसकी सुप्रीमेसी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये दस्तूर साज असम्बली नहीं है, ये कानून साज असम्बली है। ठीक। और दस्तूर साज असम्बली वो थी जो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने एक कंसेंसस कॉन्स्टिट्यूशन का पाकिस्तान के 2 लख्त होने के बाद जो है वो 73 में सारी जमातों के साथ मिलकर दिया। उसका एक बुनियादी ढांचा, बुनियादें और पिलर्स खड़े कर दिए। वो पिलर्स थे पार्लिमानी निज़ाम, जमहूरी निज़ाम, आज़ाद अदलिया और खुद सूबाई खुद मुख्तारी। आप इन जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं और जो फीचर्स हैं, इनमें आप तरमीम या तहरीफ या रद्दो-बदल करने पे आपका कोई हक नहीं है। अगर ये उम्मीदवारों की नामजदगी का अख्तियार ये कोलिजियम ऑफ जजेस के पास रखते, यानी 1 जज की बजाय 5 जज कर देते, 3 जज कर देते, और उसकी स्क्रूटनी का अख्तियार हुकूमत अपने पास रखती, तो ये एक कानून और आईन के मुताबिक तब्दीली होती। ये फिर वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है और बुनियादी फीचर है, ऐसा नहीं किया। ऐसे नहीं किया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये चाहते हैं कि हम उस जुडिशल कमीशन को, जिसको नामजदगी का अख्तियार है, उसको तकसीम करने की पोजीशन में ले आए। हम उसके अंदर उसकी कंपोजिशन, अगर क्रूडली कहें तो ब्लैकमेलिंग पोजीशन में रहना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि आपके हमनाम, अजीब बात है, बहुत बड़ा बोझ आ गया है, आप इनके हमनाम हैं, आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? सर, उसमें जैसे शेख साहब ने फरमाया कि उसमें 7 लोग जुडिशल कमीशन में बैठेंगे, जिसमें सूबाई चीफ्स चारों और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और लॉ मिनिस्टर और एक मेंबर जो है उनका तकर्र चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे, वो जो कि साबका जज होंगे, जो कि जिन्होंने NRO के तहत हलफ नहीं लिया होगा। अस्सलाम वालेकुम, रांझा साहब आ गए। खंदार साहब आ गए। मजलिस के हुन सज्जी के हैं। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंगी, काफी सारी वो बातें होगी, महंगाई की बात भी कर लीजिएगा। डॉक्टर साहब का तो नाम ही माशाल्लाह बड़ा नगमाती सा, रांझा, वही वंजली वाला जो है बैठ के सारे फैसले करेंगे। ये जो हुकूमत हिचकिचा रही है प्रेसिडेंट साहब के, क्या कोई आसमान टूट पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब भी हो वो अज खुद नाफिज अमल हो जाता है। कोई आदमी का तसव्वुर करना कि ये काबिल अमल नहीं है, उसे अमल नहीं किया जाएगा, इस अदारे के फैसले द सेल्फ एग्जीक्यूटिंग को हाइप क्रिएट कर दी गई है
मैं समझता हूँ, जिसका रद्द अमल भी होता है। और सदर साहब का मुकदमा अगर खुल सकता है कानून और आइन में, उसे क्या कौन रोके। और अगर वो बात कर रहे हैं 248 की, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट कह देता कि रास्ते में हायल नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्या अमर माने, नहीं रिलक्टेंस उनकी उसकी मैं वजह, रिलक्टेंस नहीं, वो कह रहे हैं 248 कह रहे हैं जी 248 हमारे रास्ते में हायल है, गलत कह रहे होंगे, बट लेट द सुप्रीम कोर्ट टेल देम। अगर सुप्रीम कोर्ट इतनी कंसर्न्ड है अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स ऑर्डर्स एंड इट्स ऑर्डर विज़-विज़ द प्रेसिडेंट, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए ये हीले बहाने मत करो, आइन ये है हमारा, ये लाउड एंड क्लियर कैटेगोरिक। यस, रोज सो मोटो होता है, इस पे क्या अमर माने है सो मोटो करने का। हाँ, जब आएंगे करेंगे। क्यों शेख साहब इस पे आप देखें, नहीं बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो 16 दिसंबर का जो हुक्म है ना, वो आपके सामने है, उसमें कोई अभाम नहीं है। और उसके बाद फिर फर्ज कीजिए गवर्नमेंट को ये ख्याल है कि उनको इम्यूनिटी हासिल है, ये जो चेयरमैन नैब है उसका ख्याल है कि मैंने इसलिए खत नहीं लिखा कि इनको 248 की इम्यूनिटी हासिल है, तो चेयरमैन नैब ने तो साढ़े 3 माह के बाद उन्होंने अदालत में पेश होकर कहा नहीं जी नहीं, मैं तो खत लिख रहा हूं। भाई 3.5 माह गुजरने के बाद अब आप कह रहे मैं खत लिख रहा हूं, आप फिर भी ये नहीं कह रहे कि 248 का उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, आप पहले इसका फैसला कर दें कि उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या नहीं। ये डॉक्टर साहब ने जो फरमाया, एक सुओ मोटो केस में मैं डॉक्टर साहब के हुक्म पर मैं सलीब ज़दा हुआ, मैंने वो आर्गू किया केस सुप्रीम कोर्ट में कि सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन के कंटूर्स क्या है। बात यह है कि जो मुल्ज़म है वो ये लेकर जाता है कि मुझे इम्यूनिटी हासिल है, वो क्लेम लेकर जाता है। अदालतें फिजा में तहलील होने वाले फैसले सादर नहीं करती, अदालतें सब्सटेंशियल फैक्ट्स के ऊपर फैसले सादर करती हैं। अगर किसी ने इम्यूनिटी क्लेम की होती तो सुप्रीम कोर्ट कहती कि आपको इम्यूनिटी है या आपको नहीं है। मैं यहाँ अदब से कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक 400 सज़ा का फैसला दिया है, वहां पे 2 दफात का जिक्र नहीं किया, दफा 13 आइन की, और जिक्र नहीं किया दफा 248 का। अगर किया हो बीच में तो उनको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इन दफात को। दफा 248 ये होती है पैदल लोग हैं, जो सदर मुमलकत है उसकी बात हो रही है, उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा नहीं हो सकता जब तक वो सदर है। ठीक। 13 ये है कि किसी आदमी को 2 दफा सजा नहीं हो सकती। 264 जो है आइन की, वो बताती है कि अगर एक ऑर्डिनेंस तहलील हो जाए तो उसे क्या आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। इन बातों का जिक्र उस फैसले में नहीं है। अगर ये कहा जा रहा है कि सदर का मुआखजा होगा, तो फिर क्या अमर माने था कहने का कि चे जाए कि 248 है ये होगा। ये तो डोंट यू फाइंड इट वेरी शेख साहब लॉजिकल? उस फैसले को मैंने पढ़ा है एक नाकद की हैसियत से, क्योंकि फैसला पब्लिक प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर आप तनकीद भी कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, उस पर डेफमेशन नेक नियति से, उस पर कोई तौहीन अदालत नहीं है। मैंने उस फैसले को उसके बखिए उधेड़े हैं। मुझे उस फैसले में ये बात कतई नजर नहीं आती कि सदर के खिलाफ मुकदमे नहीं खोले जाएंगे, जो जिसकी निशानदेही डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, जिसकी निशानदेही डॉक्टर साहब कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी मर्जी से फैसला लिखना है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर साहब के ज़हन को पढ़ के या अकरम शेख के ज़हन को पढ़ के तो फैसला नहीं लिखना। आपका इस पे क्या तबसरा ये है कि एक हुज्जत है ना जी, एक हुज्जत पेश की जा रही है, वो कानूनी हुज्जत है, कोई मौलू मुतल्लिक लेवल पे नहीं है, एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि रफा उज़र के लिए कर दें, तो जब कोई सवाल पैदा होगा अगर कोई सवाल पैदा होगा तो वो जरूर कर देंगे। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि अभी तक तो ये देखे ना, हसन निसार साहब देखें, हुकूमत ने इन मुकदमात का कोई दफा नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में, किसी शख्स ने किसी नुक्ते पे इस मुकदमे का दफा नहीं किया। कमाल असफर साहब पेश हुए और उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, और उसके बाद उन्होंने अपनी उस बयान को माफी मांगकर अदालत से वापस लिया। उसके बाद फिर उन्होंने एक रिव्यू फाइल किया और वो रिव्यू भी वापस हो गया कि ये भी मेंटेनेबल नहीं है। अब मुझे आप ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट क्या एक मफरूजों पे कि ये
फर्ज कर ले। सब जो मुझे समझ आइए ना, वो शेख साहब ये कह रहे हैं कि वो इम्यूनिटी वाला केस को जाके डिमांड करे, तो और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो खुद करें। डिमांड के बगैर ये कहना कि जी आइन के मुतल्लक को मुझे कोई बताए आगे, वो खुदा कोई तो बता कि आइन वो चीज है जिसका हम सब अवेयर है। वुड यू डू समथिंग, ये आइन के मैं मुखालफ बात कर रहा हूँ, अच्छा जब कहेंगे तो मैं वापस ले लूंगा। हसन आइन का तकद्दुस है। ये कहना कि हाँ जी किसी आदमी के खिलाफ 2 दफा मुकदमा नहीं हो सकता, अच्छा जब वो इतराज करेगा देख लेंगे। डॉक्टर साहब चाय का जरा चाय दाद हम कीमत नहीं कर सकते। जी डॉक्टर साहब आप कुछ हाँ फरमा जी, रहे मैं अर्ज कर रहा था कि हम में से हर फर्द जो है ये आइन का मुहाफिज है, और जो आइन का तालिब इल्म है उसी पता है कि आइन की रिक्वायरमेंट क्या है, आइन में किस किस फर्द को क्या क्या प्रोटेक्शन हासिल है। मिसाल तो दफ़ा 13 है, तो ये कहना कि कोई बंदा आएगा तो बताया कि इसे हमने सजा नहीं देनी दूसरी दफ़ा, तो बड़ा अजीब बात लगती है। आइन कहता है आप किसी आदमी को 2 दफ़ा सजा नहीं दे सकते उसी जुर्म। तो इसी तरीके से जो दफ़ा 248 है उसमें एक इस्तिस्ना है चंद अफराद के लिए, उनमें एक सदर मुमलकत भी है कि उनके खिलाफ उनके होते हुए टेन्योर में आप फौजदारी मुकदमा नहीं चला सकते। हैं, उनकी टर्म खत्म हो जाए तो फिर चला सकते हैं फौजदारी मुकदमा। बेसिकली आप तो जो कि टॉप के टेक्नीशियंस एंड लॉ के, क्या व्हाट इज द डिफरेंस आप जो बात कर रहे हैं और जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं? देखिए बात ये है कि ये कह रहे हैं, डॉक्टर साहब की बात से जो मैं समझा हूँ, ये कहते हैं कि चूंकि जरदारी साहब को 248 का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, 248 क्लॉज 2 का, इसलिए इस बात को सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए था कि खा उसके सामने इसे उठाया जाता या ना उठाया जाता, वो इस बात को खुद इंटरप्रेट करती। ठीक है ना, ये डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो मुकदमात अदालत में लेकर एक फरीक जाता है, ये हमारा एडवर्सेरियल सिस्टम है। एक शख्स है वो मुकदमा दायर करता है, उसको कहते हैं मुद्दई, दूसरा मुद्दा लय है। इस मुकदमे में डॉक्टर मुबशिर हसन मुद्दई थे, रोहिदाद खान मुद्दई थे, और 5 और लोग मुद्दई थे, 3 और, यानी कुल 5 टोटल 5। और उसके अलावा मुद्दा लय थी वफाक पाकिस्तान। वफाक पाकिस्तान की तरफ से वकला की एक लंबी चौड़ी टीम पेश हुई, उन्होंने जो नुकात उठाए और फिर 3 उन्होंने अमाइकस फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट्स यानी जो गैर जानिबदार वकला थे उनको तलब किया। अब अगर सारे वकला में से कोई आदमी ये नुक्ता ना उठाए कि इसमें ये नुक्ता पैदा होता है, अच्छा किसी ने भी नहीं, किसी ने नहीं उठाया, किसी ने नहीं उठाया। इसकी क्या लॉजिक आपसे? आई थिंक अदालत हम सब के लिए मोहतरम है, हम सब एहतराम करते हैं। अदालत के सामने इशू क्या था, क्या NRO जो है ये दुरुस्त कानून है कि गलत है? अदालत ने हर तरह कोशिश की, पार्लियामेंट करे, तुम ठीक कर लो, कोई ना आया। फिर अदालत ने कहा कि एब इनिशियो ही गलत कानून है, फिर यहाँ पे बात छोड़ देते। क्या जरूरत थी 300 सफ़ा लिखने की? अगर 300 सफ़ा लिखा है इसके ऊपर, तो क्या उनके जेहन में ये बात नहीं आ रही थी कि जिन मुल्ज़िमान जिनका मैं कहता हूँ अब इनका मुकदमा शुरू करो, अब इनकी तलबी करो, ये तमाम चीजें वो हैं जो मैं समझ द कोर्ट हैज गॉन आउट ऑफ इट्स स्ट्रीम। ये मुकदमा काफी था कि हाँ जी ये कानून गलत है, अब इनिशियो गलत है, इट वुड हैव इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। मान लिया कि उन्होंने कहा कि नहीं तमाम मुल्ज़िमान के मुकदमे खोल दिए जाते हैं, क्या अदालत ऑपरेट करती है वैक्यूम? वॉज द कोर्ट नॉट अवेयर कि हाँ जी जरदारी से मुल्ज़िम है? हाँ फिर बात दुरुस्त है। इफ द कोर्ट वॉज नॉट अवेयर, और अगली बात सो मोटो की हो रही है, मैं कहता हूं जितना भी इसमें रूगर्दानी की गई है, इट कुड बी ए वन लाइन जजमेंट ऑल्सो, लेकिन उसके बाद कहा गया कि नहीं ये 800 बंदे हैं, इनके केस खोल दो। क्या सुप्रीम कोर्ट को ये इल्म नहीं था कि एक मुल्ज़िम इनमें जरदारी भी है, बेनजीर भी है, उनकी वालदा भी है? ये वैसे देखिए मुझे तो डॉक्टर साहब की बात, मैं आपको अर्ज करता हूं, प्लीज। ये बात सुप्रीम कोर्ट के ना सिर्फ इल्म में थी बल्कि सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे थी। जो लिस्ट पेश की बेनिफिशरीज ऑफ NRO में, उनमें सरे फहरिस्त जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब का नाम आया,
उनमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का नाम आया, नुसरत भुट्टो साहब, नुसरत भुट्टो का नाम आया, और वो लिस्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बनी। उसके बाद ये मुकदमे खत्म कैसे हुए? मलक कयूम साहब के खत की वजह से। इसका भी जवाब लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग रिकॉर्ड की कि वो खत बिला अख्तियार था, उसके लिए कोई प्रोसीजर फाइल नहीं। इख्तियार से क्या मुराद है शेख साहब? कि उसके किसी ने कहा ही नहीं, उन्हें अपने इनिशिएटिव पे उन्होंने लिखा। हाँ, और इसी वजह से देखे ना, उन्होंने कहा जो फ्रॉड है वो फोर्जरी है, और नैब को कहा कि उनके खिलाफ आप मुकदमा कायम करें, मतलब कयूम साहब के खिलाफ। हाँ, सीनियर आदमी है, सही है, सही है, सही है। उन्होंने किया था, आपके दोस्त चौधरी फारूक मरहूम ने भी वही काम किया हुआ था ना। बात सुनिए ना, मैं चौधरी फारूक साहब की बात नहीं करता, मैं किसी, मेरे भी दोस्त हैं, मेरे चौधरी फारूक साहब भी दोस्त थे, मेरे मतलब कयूम साहब भी दोस्त हैं, जो हमारे साथी हैं, उनका बेहद एहतराम है। मैं तो इस वक्त अदालत के फैसले की बात कर रहा हूं, अपने दोस्तों की बात नहीं कर रहा। अदालत के फैसले में 11 डायरेक्शंस हैं। डायरेक्शंस में ये शामिल है कि जो बाहर के मुकदमात हैं उनके लिए खत लिखा जाए। अगर लिखा जाता था तो क्या अटॉर्नी जनरल ने लिखना था वो या किसी और के? रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत वो प्राइम मिनिस्टर की हिदायत के लिए जरूरी है। अच्छा, उन्होंने खुद ही लिख आप दिया। अपने तौर पे नहीं कर रूल सकते। 13 और रूल 14 और रूल 2 रूल्स ऑफ बिजनेस का, उसके तहत जो है वो लिखना था। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 300 सफ़ात लिखे हैं, ये बगैर हवा में नहीं तहरीर किए। अजी ये तो मुझे किसी तरफ लगता नजर नहीं आता मामला। मुझे ये बताएं कि तीसरा अटॉर्नी जनरल फारग हो रहा है, क्या वो हुकूमत को डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं? सारे अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि हुकूमत हमें ना इंस्ट्रक्ट करती है, ना हमें को हदायत देती है, और ना हमें आगे चलने देती है। क्यों डॉक्टर साहब? आप शायद शेख साहब दुरुस्त कह रहे हूँ, लेकिन इस इशू पे क्या माजी में ऐसा नहीं हुआ? हमारे माजी में कॉन्फ्लिक्ट था सेक्रेटरी लॉ में, जो बाद में जज सुप्रीम कोर्ट बने, और अटॉर्नी जनरल में था, और मुंशी साहब जो थे उन्होंने इस्तीफा दिया। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब ये बात जो आपने की है, मुझे एक शेर है, मुझे नहीं पता कितना रेलेवेंट और कितना इररिलेवेंट, कि मेरे माजी को अंधेरे में दबा रहे हैं, मेरा माजी मेरी जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं। अब हमने क्या वही कुछ रिपीट करते रहना है? मतलब ये माजी में हुआ था, कल को फिर आगे टेक ओवर कर लेगा, कहेगा ये तो माजी में भी होता रहा है। इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। असल बात तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ, इसमें जो अटॉर्नी जनरल है उसका झुकाव हमेशा होता है और होना चाहिए, ठीक है, टुवर्ड्स एडवांसमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू। वो सुप्रीम कोर्ट का ऑफिसर है और हुकूमत का ऑफिसर नहीं है, वो ऑफिसर है मुमलकत पाकिस्तान का। ही इज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान। नहीं तो इसका मतलब है इनको तो मिलेगा ही कोई नहीं। फिर तो जो आप हजरात जो बात कर रहे हैं उसके नतीजे में तो फिर थानेदार साहब ही जाके थानेदार साहब करेंगे तो बेहतर करेंगे। मैं मिसाल दे रहा था कि हिंदुस्तान में सोली सराब जी 25 साल मुसलसल अटॉर्नी जनरल रहे, कितनी हुकूमतें बदली, इसलिए कि उसका जो रवैया था वो था फॉर इंडिया, और हुकूमत जो थी उसको फॉर इंडिया मानती थी। साहब एक बात का मुझे जवाब दे दीजिए, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, मैं इनकी मजलिस से फायदा उठाते हुए इस्तिफादा करने के लिए, नैब प्रोसिक्यूट कर रही है, ये फारूकी साहब बरी हो गए हैं, रहमान साहब बरी हो गए हैं, जो मिसलें हैं मुकदमात की वो सबूतों से भरी हुई हैं। प्रोसिक्यूटर्स नैब के जाते हैं कोर्ट में, वो कहते हैं हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है जी। अब बताया ना, इसी हुकूमत, मैं कहता हूं कि ये बात एक और एनआरओ का या एक और ट्रायल का कहीं बायस ना बन जाए। मेरा जाती ख्याल ये है कि मामला जाके खत्म होता है नीयतों पे, बस आप जो मर्जी कर लें, अल्लाह आपका भला करे। यू सेड इट। अच्छा आप बताएं, ये जो अगर जरदारी साहब के ये हो जाए तो इस पे क्या क्या क़यामत आ सकती है? सर कुछ भी नहीं होगा। जरदारी साहब को इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, उनको तो इन सारी बातों से हट के अपने आप को खुद पेश कर देना चाहिए। नहीं, अगर वो क्लीन है तो इस पे हुकूमत की रिलक्टेंस आपके नजदीक, उसमें बेनिफिशरी जो है वो मेरा जो इल्म है 8000 के करीब लोग हैं, जिसमें 34 पॉलिटिशियंस हैं, बाकी लोग जो है
वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो एनआरओ के बेनिफिशरीज हैं। तो आपका मतलब ये माफिया जो है ये इनका कोई रोल है? ज़ाहिर है सर, वो डॉक्टर साहब आप कुछ मैं कह रहा था कि आप बात नीतियों करते ना जी, ये कहना कि मैंने जुर्म किया मुझे सजा दी जाए, ये उस दौर में होता था जब सिर्फ 6 लोगों को सजा हुई है कन्फेशन पे, और कन्फेशन उन्होंने सस्टेन की। इसलिए आज जो आप बात उनसे मांग रहे हैं कि वो कन्फेस करें कि हाँ जी हमने जुर्म किया है और हम सजा के लिए हाजिर हैं, इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए। ये इनडायरेक्टली क्या आप ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब हैज कमिटेड समथिंग और उनको कहना चाहिए कि उनके चार्जेस हैं। साहब सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा था कि ये आपने ये जुब्बा कैसे बना दिया, आप का कद के मुताबिक Explanation बिल्कुल मांगी गई, उन्होंने दी। हमारी ये रवायात हमारी हैं या किसी और की हैं? उन्होंने अपने बेटे को कहा तुम जवाब दो। ये यही है ना? हिंदुस्तान ये उन्होंने अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि भी इसका तुम जवाब दो। आप मुझे बताएं कि क्या हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी ज्यादा बदतर अंदाज में इंटरप्रेट करना है? वो उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को आज से तब्दील कर लेते, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं क्या तब्दील कर लेते? हाँ, इसमें दोनों पार्टियां थी, नून भी थी, सारी पार्टियां थी, लेकिन 248 को किसी ने इसका कॉमा तब्दील नहीं किया। क्यों नहीं किया? खुद ये वैसे जरा एक बात सुनिए, एक कॉमा तक तब्दील मैं नहीं इनकी हुआ। बिल्कुल ये जो 248 है ना, ये है मलका बरतानिया का कानून। नो पावर, हमारे घर में क्या कर रहा है? नो पावर नो अकाउंटेबिलिटी, ऑल पावर ऑल अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल ठीक है। अगर किसी के पास बिल्कुल। कोई इख्तियार नहीं है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। बिल्कुल ठीक है। और अगर किसी के पास सारा इख्तियार है उसकी सारी अकाउंटेबिलिटी। हाँ, मुझे आपने दिया क्या है जिसका हिसाब लेने आ गए? और ये मैं समझता हूं कि अगर इंटरप्रेट होगा तो ये आर्गुमेंट वहां ये आर्गुमेंट कोर्ट के सामने आएगी कि ये इसकी बुनियाद कहां से आई है, ये हमने इनहेरिट कैसे किया है और उसका इस्तेमाल क्या है, बैकग्राउंड क्या है। अगर सारा अख्तियार सदर ममलिकत के पास है तो फिर सदर ममलिकत फांसी पे किसी ऐसे बेख्तियार आदमी को चढ़ाएंगे जिसके पास अख्तियार ही कुछ वो नहीं तो दस्तूर में है ना। अभी तो आप कह रहे थे कि ये दस्तूर में है, दस्तूर ये कानून साज असेंबली है, ये दस्तूर साज असेंबली। अभी डॉक्टर साहब आपके आने से पहले इन्होंने कहा कि 73 की जो असेंबली थी, बहस कर रहे हैं और तमाम लोग कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी बाय द बोर्ड, किसी को इससे हासिल नहीं है। हज़रत उमर फारूक की मिसाल दे रहे हैं। आज ये पूरी पार्लियामेंट बैठी हुई थी, ये 248 को इतना क्यों बनाया गया, तबर्रक के तौर पे रखा गया आइन में? अगर ये बात थी तो उसमें ऑल्टरेशन करते। आप क्या बोल रहे हैं? मैं समझता हूं इसको खत्म करना चाहिए, इसका कोई जवाब इसका मतलब डॉक्टर साहब, इसके मैं डॉक्टर साहब से एग्री करता हूं। लेकिन वो तो दोनों जमातों को यक जुबान ये कहना चाहिए था कि आर्टिकल 248 को दस्तूर से हज़फ कर दें। क्यों नहीं किया? हमेशा के लिए नहीं, क्यों नहीं किया? मैं बता देता हूँ डॉक्टर साहब कि माजी में जितने कानून हमने बनाए अकाउंटेबिलिटी के, मैं MO16 MO17 जो भुट्टो साहब ने बनाए थे, PO16 उसमें खुद मुलजम ठहरे। इनको भी खौफ ये है कल साड़ी बारी भी आ जानी है। इसका मतलब क्या है फिर? नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग। वो सर जहाँ खास तरह के इश्यूज आते हैं वहाँ इन दोनों के दरमियान एक खामोश समझौता चलता है। और अभी कुछ केसेस अकाउंटेबिलिटी के मौजूद हैं, अगर इसका रोज जिक्र आता है। अगली बारी इनकी है। जरदारी साहब हों, कॉमन इंटरेस्ट है इनका। जरदारी साहब हों, रफीक तारर साहब हों, कोई हो, मैं कहता हूं फुल पावर फुल अकाउंटेबिलिटी, नो पावर नो अकाउंटेबिलिटी। ये एनआरओ का जो सारा सिलसिला है, इसको डॉक्टर साहब पहले आप बताएं, ये कहाँ कंक्लूड होगा? किसी ने पूछा, वो जो आए थे ना यूनाइटेड नेशंस वाले जी, पाकिस्तान में फिर इलेक्शन कैसे होगा, ये कानून करो, वो कानून करो, ये तरमीम करो। तो एक बीच में बोला, कहना है कानून में कोई तरमीम नहीं है, सिर्फ प्रोज में शरफ दिल से वादा कर ले कि इलेक्शन साफ हो जाएगा। बात तो वो नियत में आ गई आप वाली बात। आपकी बात। तो इसलिए मैं समझता हूँ आज जो है ना, जो प्रोसेस है, हम सब खाइफ है कल मेरी बारी होगी। और जो अकाउंटेबिलिटी लॉज हैं उसमें जब हम फ्रेम करते हैं द लॉ गिवर, क्यों कहा है इब्ने खल्दून ने कि टैक्स पेयर को टैक्स कलेक्टर ना बनाओ। जो आदमी कारोबारी है उसको हुकूमत के ईवान से दूर रखो। ठीक, क्यों कहा?
इसलिए जब वो कानून बनाएगा तो उसके शऊर में ये बात होगी, ऐसा कानून नहीं बनाना जिसमें मुझे ज़ौफ़ आ जाए। फिर दोबारा बड़ा स्पेसिफिकली मैं पूछ रहा हूँ कि जो सिलसिला शुरू है ये कहाँ जाके थमेगा? ये तो आपने तो एक उसूली बात की ना। लगता है पैंपड़ास होगी। हाँ, सर, मेरी मैं बात यही सुनना चाह रहा था शेख साहब, अब आप मैं बताएं। आपको बात बताऊं, 63 बरस हो गए इस मुल्क को आजाद हुए। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो मुझे पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल दिखाई नहीं देता। जो किसी का भी नहीं होता। जो गरीब है ना, जो एक खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वाला शख्स है, उसके लिए पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, बेमानी है। बिल्कुल, ये ममलिकत की कोई हैसियत नहीं है। सदियों पे मुहीत सच्चाई ये है कि वो जो जुल्म पे कहते हैं ना कायम, कुफर पे कायम मुआशरा जिंदा रह जो सकता आपने है। कहा ना कि वो खते गुर्बत से नीचे जो रह रहा है, कसम से उसको बिल्कुल पता नहीं कि खते गुर्बत क्या है, वो पता नहीं कैसे रह रहा है। वजीर कानून के बारे में आप क्या कहेंगे? वो दुरुस्त एडवाइस देना नहीं चाह रहे, कोई सुनने को तैयार नहीं, या उनके पास दुरुस्त एडवाइस नहीं? हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में है डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी पूरी कैबिनेट जो है उसमें कोई तफरीक नहीं है। इल्ला ये कोई वजीर अगर कहे ना कि मैं इस फैसले में शामिल नहीं था, उसकी कोई हैसियत नहीं है। डॉक्टर साहब एग्री करेंगे मुझसे, ये जूरिस्ट हैं। कोई आदमी किसी का वो इस्तिस्ना हासिल नहीं है। तो वजीर कानून तो सारे फैसलों में वो तो शामिल हैं, उनके तो फैसले हैं, उनके हाथों तो अटॉर्नी जनरल बेचारे ने दुहाई दे के भाग गया है। और इसी तरीके से वो क्यों नहीं कर रहे? फिर वो राइट एडवाइस क्यों नहीं दे रहे? बात कहना नहीं चाह रहे, दोस्त हैं उनके बड़े पक्के। मेरे भी दोस्त हैं वो, ये तो ऐसी बात नहीं है। कहना नहीं, अच्छा, असल हाँ। बात यह है जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम में मैं समझता हूँ निकाल दो वजीर कानून को और हसन निसार साहब को बना दो वजीर कानून। सिस्टम जो है ये ऐसे है जैसे, आपको तो शायद ये पता है, गड्ढे की गैल की होती, बिल्कुल ठीक है। गड्ढा उसके बाहर नहीं चलता। नहीं, आप इतनी पक्की पीढ़ी मिसाल क्यों दे रहे हैं? अच्छा खासा शरीफ आदमी ट्रैफिक के प्रेशर की वजह से वायलेट करने पे मजबूर हो जाता है। उनके निजाम और पार्लिमानी सिस्टम, ठीक है, वो गड्ढे की गैल है जिसके बाहर आते नहीं। इस सिस्टम में एडवाइस दी जाती है टू द नॉट टू चेंज, लेकिन जो एडवाइस मांगी जाती है वो दी जाती है। अभी आपने कह दिया कि जो पार्लियामान में जो बंदा पार्टी मजाज के खिलाफ आईनी तरमीम में वोट डालेगा, हम उसको पार्लियामेंट से निकाल देंगे, रुकनियत खारिज हो जाएगी। डॉक्टर साहब मैं अब यहाँ ये है, लेट मी ऐड, एक बंदा जो आधा रह गया है, हैसियत इंसान शायद वो आधा रहने के बाद पूरा हो गया है, आधा धड़ उसने अदलिया की आज़ादी या अपनी पार्टी के व्हाटएवर गंवाया है। एक अखबारी स्टेटमेंट के नतीजे में, मैं डॉक्टर असरार शाह की बात कर रहा हूँ, हाँ, उस बंदे की CEC सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पीपल्स पार्टी को बड़ी खुश बात की, उसकी वो एक उसको इनाम मिला था आधा जिस्म गंवाने का, वो वापस छीन लिया है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। ये तो रवैया है हमारा। और जो बाबर अवान साहब है ना, उनका कोई जाती फेल नहीं है, उनको राय देनी पड़ती है जो राय मांगी जा रही है। अच्छा, फिर इसमें डॉक्टर साहब ये लीडरशिप तो ना हुई, जमीनी हकायक देखें, वो बात जमीनी हकायक के, मुझे एक दफा फरजाना राजा ने कहा कि देखें ग्राउंड रियलिटीज ये वो, मैंने कहा फिर अपनी मोहतरमा को इतना बड़ा लीडर बना के पेश मत करो, ये हम जैसे आमियों का काम है जमीनी हकायक के मुताबिक जिंदा रहना। लीडरशिप का काम है जमीनी हकायक को तब्दील करना। आप इसको ना बाकायदा जैसे कहते हैं कंक्लूड करें कि ये NRO का कहां जाके ये सिलसिला रुकेगा। अगर जो हमारी सारी जमातें इस बात से कॉन्शियस हैं कि ये एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है उन सब के पास, तारीख का आखिरी मौका है, आखिरी मौका जो इतनी मुश्किल से, जो आसिफ अली जरदारी साहब की 8 साल की जेल, मियां नवाज शरीफ साहब की 8 साल की जलावतनी, और इतनी मुसीबत इस पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान को हमने अमेरिका को बैक कर दिया, पाकिस्तान ने अमेरिका की लड़ाई लड़ना शुरू कर दी और हमने अपने आप को कुर्बान कर दिया, और ये कीमत हमने अदा की है और अब भी कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, और कीमत बढ़ती जा रही है। मैं ये कीमत बढ़ती जा रही है। और ये देखें उनका खर्चा भी नहीं हो रहा,
वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं अमेरिका में। पाकिस्तान की फौज के जवान शहीद हो रहे हैं, उनको उसका कोई मुआवजा नहीं है। ये नहीं है कि हम उनके खर्चे पे लड़ रहे हैं, हम लड़ भी रहे हैं, अपनी जेब से लड़ रहे हैं। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। वो सही हसन निसार आ साहब रहे हैं, लास्ट शेख साहब कह रहे हैं ना, खर्चा नहीं दे रहे, खर्चा मिल रहा है, पब्लिक को नहीं मिल रहा, जिनको मिल रहा है वो उनके पास जा रहा है। सर वो किताबें में जनरल मुशर्रफ साहब ने देखा, आपने किताब नहीं पढ़ी उनकी? जी वो लोगों को हवाले किया है, पैसे उनकी जेब में है। यही तो हो रहा है, अब भी यही हो रहा है। एक्सचेकर ऑफ पाकिस्तान में तो नहीं है। साहब आप बताएं कि ये एनआरओ का आपको किधर जाता नजर आता है? एनआरओ का जो सिलसिला है, इसमें मेरे सीनियर साथियों ने जो फरमाया है, मैं भी उस बात को आगे बढ़ाऊंगा। वो सर इस तरह से कि इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी तो MQM है, और मेरा जो नॉलेज है MQM के जो कायद है अल्ताफ साहब, MQM ने तो बड़ा ठोक के स्टैंड लिया था कि जी एनआरओ को फारिग करें। बेनिफिशियरी कैसे हैं वो? उन्होंने तो ठोक, सबसे पहले वही थे जिन्होंने बहुत एग्रेसिवली। सबसे अच्छा, ज्यादा अगर वो बेनिफिशियरी हैं तो पीपल्स पार्टी को क्या मुसीबत पड़ी है कि उनका बोझ अपने ऊपर उठाए? इंटरप्रेट कर लें जैसे शेख साहब वो क्यों उनका बोझ उठा रही है? वो कहें जी उनके मुकदमा भी खोले और हमारे भी खोले। ठीक पीपल्स पार्टी जो है वो भी चूंकि बेनिफिशरी है उसकी, और नहीं, जो President- कॉल आपके जो बड़े बेनिफिशरीज हैं उन्होंने तो इनिशिएटिव लिया था। MQM वाज द फर्स्ट वन टू से कि भाई इसको फारिग करो। असल में ये ऑर्डिनेंस नहीं ईवान कर से रहे? वापस इसलिए लिया गया कि MQM रिफ्यूज टू सपोर्ट पीपल्स पार्टी। एग्जैक्टली, ये सारा क्रेडिट बेसिकली उनको जाता है। बिल्कुल सही बात। तो ये कैसे आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अगर दूसरी बड़ी बेनिफिशरी, तो फिर उनको क्या तकलीफ है? वो दोनों पार्टियां जो है वो बेनिफिशरी हैं इसकी, और वो चाह रही हैं कि अपना इसी तरह से जो है बात आगे बढ़ती रहे, इसी तरह से चलती रहे, क्योंकि बाकी लोगों ने वो बाकी पार्टियां तो इसमें शामिल हुई नहीं। तो जो जनाब फरमा रहे हैं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी सर अगर नहीं होगी, तो मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को अपने आप को खुद पेश करना चाहिए। अगर वो क्लीन हेडेड है तो वो खुद अपने आप को पेश करें कि वो तो वाली ट्रेडिशन तो मुद्दतें हुई मर गई हमारे अंदर। ये जो 2 साल की करप्शन है इसका क्या बनेगा? क्या नया एनआरओ आएगा इसका? ये जो 2 साल में जो 2 साल के अंदर आप मुझे बताएं ना, ठीक, आप ये बताएं, ये कोई दास्तानें सिर्फ ऐसी नहीं है कि मैं कोई आपके कान में कह रहा हूं, ये अखबारों में हर रोज छपती हैं। मैं पिछले दिनों में उम्रे की शहादत हासिल करने गया, एक बहुत करीबी दोस्त जरदारी साहब के, अगर आप मैं कोई नाम लेने में भी मैं हर्ज नहीं समझता, क्योंकि मैं तो ओपननेस एंड जनाब तारिक असगर साहब और मुनीर गोंदल साहब, मैं बदनाम हुई सी, ये मेरा इम्तियाज है। बदनाम नहीं, लोग उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप तो $1.5 अरब के पीछे पड़े हैं, उनके असासे तो $10 अरब से एक्सीड कर चुके हैं। आप कभी गए हैं दुबई में? कभी दुनिया में देखा कि कहाँ बिजनेस है उनकी? लेकिन शेख साहब उनका और आप 2 साल का जो ये जो अच्छा प्रॉब्लम है, जो पहले शेख साहब बात कर रहे थे कि भी जो पिछला है वो दे दिला दें, अब माशाल्लाह बड़ा मामला ठीक ठाक है। तो मैं एक बात अर्ज करूं, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, जो है ना मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है वो पैसे पे अप्लाई नहीं होता। पैसे मुझे बहुत प्यास लगी है, पहले पानी के ग्लास की कीमत ही और है, दूसरे की उससे कम, तीसरे की, चौथा आप देंगे तो मैं हाथ जोड़ दूंगा कि हुजूर बस ठीक। पैसा इसके बरक्स है, द मोर यू हैव द मोर यू वांट। मैंने एक दफा मन्नू भाई से पूछा, मैंने कहा मन्नू भाई ये फलां फलां, वो हर बिरादरी हर कम्युनिटी में हर तरह के लोग होते हैं, मैंने कहा यार ये इन लोगों के पेट नहीं भरते, हम तो बड़े पुरसुकून हैं, रिलैक्स्ड मौज से बैठे हैं। मन्नू भाई का जुमला सुनने वाला है, उसने कहा देखो मेरी बात सुनो, हम हैं परिंदे, हमारे हैं पोटे छोटे छोटे, ये जल्दी भर जाते हैं, ये हैं दरिंदे, इनकी हैं ओजड़ियां। पल्ले रिज़्क ना बन दे पंछी ते दरवेश ते जिन्ना तकवा रब ते उन्ना रिज़्क हमेश। जो कुछ आप कर रहे हैं ना, अगर उनसे पूछो वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं जियो तो ऐसे। राना साहब ये अभी गुलाम अहमद बलोर हैं, हमारे वजीर, एक फेडरल मिनिस्टर हैं माशाल्लाह, पर रेलवे जी फॉर रेलवे। उन्होंने कहा है कि अगर अदलिया पार्लियामेंट का एहतराम नहीं करेगी तो पार्लियामेंट भी उसका एहतराम नहीं करेगी। इस जहनीत पे कोई 1-2 जुमले आप इनायत करें। बड़े पॉलिटिशियन को और एक बड़ी पार्टी जो कि सूबा सरहद की है, उनके एक बड़े एक ज़ीर सियासतदान को इस तरह के जुमले जो है कहने जेब नहीं देते,
और इस तरह से जो है अदारों का टकराव होने का खदशा है। और ये बात जो है बिल्कुल भी अपनी अपनी हदूद में रहना चाहिए अदारों को। अदलिया जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके बारे में इस तरह की बात करना ये मेरे ख्याल में आपके काजी साहब ने भी तो वैसे कह दिया था ना कि पार्लियामेंट में सारे ही अंगूठा छाप और चोरी चक्की बैठे हैं। एनीवे ये शेख साहब ये क्या मेंटालिटी है कि दिस इज टू मी क्या ज़हनियत है? ये इंडिकेट करता है कि हम एक किसी निजाम, किसी मरबूत, किसी नज्म में नहीं, किसी नज्म के तहत जिंदगी बसर करने के मूड में नहीं है। डॉक्टर साहब ये इस मेंटालिटी पे थोड़ा सा काइंडली आप समझता हूं कि हमारे यहाँ पार्लियामान और एग्जेक्टिव एक चीज है और ये जो सोच है ये अक्कासी करती है हुकूमती बहिसी की। इससे बड़ी बहिसी हो नहीं सकती। अदालत तो मां की तरह होती है और उसके मतलब कह रहा है अगर तुम मुझे डांट दिया तो मैं तुम्हें चांड मारांगा। अगर इनसे ये पूछे ये क्यों कर रहे हो, वो कहते हैं ये जमहूरियत का हुसन है। ये अजीब फिक्रा पकड़ा हुआ है जो जमहूरियत की बदसूरती है उसको कहते हैं हुसन है। मैंने इब्तिदा में कहा था कि दे आर वर्किंग ऑन जजेस। फॉर गॉड सेक डोंट डिस्ट्रॉय इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी, क्योंकि इस कौम की ये कौमें जुल्म पे जिंदा नहीं रह सकती, कुफर पे जिंदा रह सकती हैं। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप बहुत मेहरबानी, मुझे पता है आपने सुप्रीम कोर्ट जाना बहुत ही नहीं, बहुत आपने मोहब्बत बख्शी और बहुत मुझे याद Very किया kind, sir. और मेरा पूरा माजी मेरे सामने खड़ा कर दिया 45 बरस का। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। बहुत बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी। बहुत मेहरबानी। खानदार साहब बहुत